नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर हेमल व्यास, धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज राजकोट से। मैं आज आपको साहित्य के बारे में समझाऊंगी। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य की परिभाषा तो है ही, लेकिन साहित्य का व्याप क्या है उसके बारे में थोड़ा समय आपका लूंगी, जिससे आपकी वो जो उलझन है वो स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ, क्योंकि मैं अपना प्रत्येक वर्ग जो है उसकी शुरुआत में एक अच्छे विचार से करती हूँ। और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को ही लिखवाती हूँ बोर्ड में, लेकिन आज आप उपस्थित नहीं हैं तो मैंने ये विचार लिखा है। चरित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी पहचान हमारा कैरेक्टर है, चरित्र है। पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन चरित्र की पूंजी यदि हमारे पास नहीं है तो हम बिल्कुल निर्धन हैं। इसलिए हमेशा हमें अपनी इस पूंजी को बचाए रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। साहित्य, साहित्य किसे कहेंगे? साहित्य की एक परिभाषा है, सहितस्य भावः इति साहित्यम्। सहितस्य भावः, सहित, हित के साथ। दूसरी है हितेन सह सहितम् इति साहित्यम्, जिसमें हित की कामना है, जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना है, जो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए लिखा जाए उसे हम साहित्य कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि साहित्य हमेशा दूसरों का हित ही देखता है। अच्छा, तो सहितस्य भावः इति साहित्यम्, हितेन सह सहितम् इति साहित्यम्। इस वस्तु को मैं एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करवाना चाहूंगी कि भाई साहित्य दूसरों का हित कैसे कर सकता है। तो एक उदाहरण है रामचरितमानस। रामचरितमानस हम जानते हैं कि भक्ति काल में तुलसीदास द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस का एक उद्देश्य जो सबसे प्रधान है, वो उद्देश्य आज भी मनुष्य को उसके साथ जुड़ा करता है, और वो है हित की कामना, मंगल की कामना। रामचरित का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदर्श। आप जान लो, पहचान लो, कहीं भी कोई घटना, व्यक्ति, पात्र, उसमें हमें आदर्श का परिणाम मिलेगा। उसमें आदर्श समाज है, आदर्श राजा है, आदर्श प्रजा, आदर्श मित्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, ये सब कुछ उसमें निमाया हुआ। तो वो चीज समाज का कल्याण चाहता है, इसलिए हम उसको साहित्य कहते हैं। वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, वो साहित्य एक किताब है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम अपने पूजा घर में, अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं। उसका कारण ये है कि वह साहित्य है, वो दूसरों के हित की कामना करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो साहित्य अर्थात साहित्य, हितेन सह सहितम् इति साहित्यम्, जिसमें हित की कामना है वह साहित्य है। देखेंगे साहित्य, साहित्य क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, साहित्य के मूलभूत दो पक्ष हैं, एक है काव्य और दूसरा है शास्त्र। काव्य हम क्या समझते हैं कि काव्य माने एक छोटे से जो पंक्ति में, छोटे से पदों में रखा जाता है वो स्वरूप, लेकिन नहीं, काव्य एक विशाल सागर है। उस विशाल सागर को हमें यहाँ पर जोड़ना है। और शास्त्र, काव्य जो है वो रचनात्मक पक्ष है और शास्त्र जो है उस रचना का विवेचनात्मक पक्ष है। रचनात्मक पक्ष माने क्या? तो जो काव्य, जो साहित्य लिखा गया है, वो सभी लिखित स्वरूप को हम उसका रचनात्मक पक्ष कहेंगे। और विवेचनात्मक पक्ष मतलब उसकी विवेचना करना, आलोचना करना। मान लीजिए मैंने काव्य छोटा सा लिखा, तो वो रचनात्मक पक्ष हुआ काव्य, और उसकी विवेचना, उसमें क्या छंद है, अलंकार है, कौन सा रस है, उसका विवेचन मतलब शास्त्र पक्ष। हम यहाँ शास्त्र पक्ष की चर्चा करना नहीं चाहते, हम केवल यहाँ पर काव्य की चर्चा करना चाहते हैं। काव्य मूलभूत दो प्रकार के हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। अब दृश्य काव्य किसे कहेंगे? तो दृश्य काव्य माने जो आंख से दिखाई देता है वह दृश्य काव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि नाटक और एकांकी, ये दो रचना, उसको हम दृश्य काव्य कहेंगे। उसको हम रंगमंच पर अभिव्यक्त करते हैं, दर्शक उसको देखते हैं, इसलिए वो दृश्य काव्य है। क्लियर? दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य माने जिसको हम सुन सकते हैं, इसकी अनुभूति हम सुनकर करते हैं, वो श्रव्य काव्य है। अच्छा, श्रव्य काव्य में मुख्य दो भेद हैं, एक पद्य
और दूसरा है गद्य। पद्य आप जानते हो, पद्य का अर्थ है काव्य स्वरूप कविता और गद्य का अर्थ है पाठात्मक। तो जो पद्य है उसको हम इस पक्ष में लेंगे, यानी पद्य के पुनः दो प्रकार होते हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध नाम से ही उसका अर्थ स्पष्ट है, जिसमें विशेष बंधन हो, नियम हो, उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक माने जो इन नियमों से मुक्त है, उसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अच्छा, तो प्रबंध माने कौन से उसमें काव्य, इसके पुनः दो भेद देते हैं। पुनः दो भेद है, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। यानी रामचरितमानस है, इसको हम प्रबंध काव्य में लेंगे। और खंड काव्य पंचवटी है, शबरी है, ये छोटे छोटे काव्य हैं लेकिन है बड़े, उसको हम खंड काव्य कहते हैं। हम जब इसकी चर्चा आगे करेंगे, खंड काव्य क्या है, प्रबंध काव्य, तो उसके हम डिटेल में जाकर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम केवल देखते हैं कि पद्य की दो धारा हैं, प्रबंध और मुक्त। पुनः एक बार मैं दिखा देती हूँ साहित्य। साहित्य के दो पक्ष, काव्य और शास्त्र। काव्य के पुनः दो पक्ष, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में पुनः दो पक्ष आते हैं, पद्य और गद्य। और पद्य में पुनः दो पक्ष, प्रबंध और मुक्तक। और प्रबंध में पुनः दो, महाकाव्य और खंड काव्य। अच्छा, इसमें कई बार ऐसी काव्य रचनाएं भी जाती है जिसमें पद्य और गद्य दोनों का सम्मिश्रण हो, तो उसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम श्रव्य काव्य का जो दूसरा पक्ष है प्रधान, उसको हम लेते हैं गद्य काव्य। गद्य मतलब क्या, जो आगे जैसे हमने चर्चा की, पाठात्मक जो पहलू है उसको हम गद्य कहेंगे। गद्य की जो विधाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, इन सबको हम गद्य काव्य में लेते हैं। जैसे कि गद्य की सबसे बड़ी विधा का नाम है उपन्यास। आप खास ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ते हो उपन्यास या कहानी या निबंध, उसको पढ़ने से पूर्व आप इस विवेचन को एक बार देख लेते हैं तो वो चित्र हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि हम कौन सी रचना पढ़ रहे हैं। उपन्यास, दूसरे हैं कहानी, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वर्णन और डायरी, ये सब गद्य रचना है। हालांकि इतने जो है वह छोटी विधाएं हैं और ये जो है वो बड़ी विधाओं के नाम से है। उपन्यास सबसे बड़ी गद्य विधा का नाम है, कहानी सबसे छोटी गद्य विधा का नाम है। तो ये जो कुल मिलाकर जो हमने देखा वो एक साहित्य का स्वरूप, ये साहित्य का एक समंदर है। साहित्य अर्थात इन सब का विवेचन, इन सब को हम पढ़ते हैं। चूंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस बात को आप लोग स्पष्ट कर लो और अपने अपने नोट में, अपने अपने दिमाग में इसको नोट कर लो कि हम आगे जाकर इन सभी पहलुओं का हम अध्ययन विवेचन करेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम करिए विद्यार्थी मित्रों, आप इस स्क्रीन को फोटो खींच लीजिए और अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है।